जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और क्रांति बैच पॉलिटी सीरीज के लेक्चर में आपका स्वागत है और ये है दोस्तों लेक्चर नंबर 28। और आज के अपने इस लेक्चर से हम लोग एक नए टॉपिक की जो है दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम समझेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ये जो बिल नाम का कॉन्सेप्ट होता है, ये जो विधेयक नाम का कॉन्सेप्ट होता है, ये आखिर क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं यहां से अपनी कहानी को। हेडिंग क्या कहता है? संसद में विधायी प्रक्रिया। इंग्लिश में क्या कहता है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। ठीक है, इस हेडिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, पहले हम वो जान लेते हैं। इस हेडिंग का मतलब इस हेडिंग का मतलब इस हेडिंग का मतलब ये है कि इस हेडिंग का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में इस हेडिंग का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में लॉ या फिर कहें कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट में दोस्तों कानून बनाने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। एक तरफ आपको क्या चाहिए होता है? एक तरफ आपको चाहिए होता है बिल। बिल को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं विधेयक। ठीक है, ये बिल आया। ठीक है, बिल को पेश किया जाता है, पहली बात तो। फिर बिल को दो सफर से गुजरना पड़ता है, बिल को जो है दो रास्तों से गुजरना पड़ता है। लोकसभा से भी उसको मंजूरी चाहिए और राज्यसभा से भी उसको मंजूरी चाहिए। कई दफा आप लोगों ने ये चीज पढ़ी भी होगी। जब किसी विधेयक को, जब किसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल जाती है, तब वो क्या कहलाता है? तब वो एक एक्ट कहलाता है। एक्ट से क्या तात्पर्य है? अधिनियम। क्या तात्पर्य है? अधिनियम। तो वो क्या कहलाता है? एक एक्ट कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? अच्छा, अब बस हमको यही समझना है कि क्या क्या स्टेजेस से गुजरता है ये पूरा प्रोसेस, और एक एक करके हमको देख लेना है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने क्रांति बैच के रजिस्टर में, और मैं इसको हटा के फिर आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए, मैंने यहां पर आपके लिए येलो कलर से कुछ हाईलाइट किया है। क्या हाईलाइट किया है एक बार जरा देख लेते हैं। बिल जो है दोस्तों दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक होता है पब्लिक बिल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक विधेयक, और दूसरा होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विधेयक। तो ये दो प्रकार के दोस्तों बिल होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। इतना आप सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा अच्छा, पब्लिक बिल का दूसरा नाम क्या है? पब्लिक बिल का दूसरा नाम है गवर्नमेंट बिल। इसी प्रकार से हिंदी में सार्वजनिक विधेयक का दूसरा नाम क्या है? तो सार्वजनिक विधेयक का दूसरा नाम है सरकारी विधेयक। अंग्रेजी में प्राइवेट बिल को प्राइवेट मेंबर बिल भी कहते हैं, अर्थात व्यक्तिगत विधेयक को गैर मंत्री सदस्य विधेयक भी कहते हैं। मतलब समझ में तो कुछ ऐसा ही दोस्तों आ रहा है कि हमने पीछे कितनी बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक होता है पार्लियामेंट में मंत्री, जिसको मंत्री की पोस्ट मिली है, और दूसरा कौन सा होता है? गैर मंत्री। तो गैर मंत्री का मतलब ये नहीं है कि ये पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, पार्लियामेंट के सदस्य तो दोनों हैं, बस इसको मंत्री की पोस्ट मिली है, इसको मंत्री की पोस्ट नहीं मिली है, मिनिस्टर एंड नॉन मिनिस्टर। तो समझ के ये आ रहा है कि जब भी मंत्री बेसिकली क्या होता है? मंत्री सरकार का प्रतिनिधि होता है ना, गवर्नमेंट का प्रतिनिधि, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होता है। इतनी बात समझ में आई? अब चूंकि मंत्री सरकार का ही प्रतिनिधि होता है, तो मंत्री के द्वारा कोई भी बिल पेश किया जाएगा, कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा, तो भैया उसको गवर्नमेंट बिल ही तो कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बिल ही तो कहेंगे ना भैया। और गवर्नमेंट बिल का ही, गवर्नमेंट शब्द को ही हम दूसरे भाषा में क्या कह देते हैं? पब्लिक बिल कह देते हैं। तो सही तो है, जिसे मंत्री पेश करे वो गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल, और जिसे एक गैर मंत्री पेश करे तो उसको आप क्या कह सकते हो? उसको आप कह सकते हो प्राइवेट मेंबर बिल, यानी कि गैर मंत्री विधेयक। इतना क्लियर हुआ? इन दोनों बिल्स के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद एक चीज यहां पर सीखने वाली क्या है, चाहे कोई सा भी बिल हो, दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों में से बात कर रहा हूं, ठीक है, चाहे कोई सा भी बिल हो, चाहे कोई सा भी बिल हो, बिल को मैं बार बार विधेयक 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 नहीं बोलूंगा, आपको बाय डिफॉल्ट समझना है, ठीक है। चाहे कोई सा भी बिल हो, है ना, चाहे कोई सा भी बिल हो, दोनों को सेम स्टेज से गुजरना होता है, दोनों को समान चरणों से गुजरना होता है, यानी कि दोनों को सेम स्टेजेस से गुजरना होता है, दोनों को सेम स्टेजेस से गुजरना होता है। ऐसा नहीं है कि मंत्री ने बिल पेश किया है तो वो कुछ अलग स्टेज से गुजरेगा और गैर मंत्री ने, नॉन मिनिस्टर ने बिल पेश किया है तो वो किसी और स्टेज से गुजरेगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही टाइप के, चाहे पब्लिक बिल हो प्राइवेट बिल हो, दोनों को ही जो है सेम स्टेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये हटा रहा हूं दोस्तों, है ना, आप पॉज करके उसको लिख लेना। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, अब हमने बिल को वापस कितनी कैटेगरी में बांट दिया है, अब हमने बिल को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। कितनी कैटेगरी में बांट दिया है, 4 कैटेगरी में जो है हम लोगों ने बांट दिया है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पीछे तो आपने 2 कैटेगरी में बांटा था, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से आप लोगों को सुनना है। बिल को या तो आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, या तो आप बिल को 4 कैटेगरी में बांट सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब आप बिल को 2 कैटेगरी में बांटते हो तो किसके आधार पर बांटते हो, पेश कौन कर रहा है, पेश कौन कर रहा है। अगर मंत्री जी पेश कर रहे हैं तो बिल कहलाएगा गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल, और अगर नॉन मिनिस्टर पेश कर रहे हैं, गैर मंत्री, तो कहलाएगा प्राइवेट बिल, ठीक है। तो जब आप पेश कौन कर रहा है उसके आधार पर बिल को बांटोगे तो बिल 2 कैटेगरीज में बटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल को सब्जेक्ट मैटर के आधार पर बांटोगे, किसके आधार पर, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जानते हो कि उस विधेयक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या माल लिखा हुआ है, किस बात की वो चर्चा कर रहा है। तो बिल को सब्जेक्ट मैटर के आधार पर बांटा जाता है, के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है, 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे नहीं पता आप पहले कितनी बार कंफ्यूज हो, मुझे नहीं पता आप मुझसे कितने नाराज बैठे हो। मैं तो ये चाहता हूं कि भैया आप भविष्य में कभी पॉलिटी के अंदर कंफ्यूज ना हो। दिस इज माय टारगेट, आपको कभी पॉलिटी में भविष्य के अंदर समस्या ना उठानी पड़े, ये मेरा लक्ष्य है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप बिल को 2 कैटेगरी में भी बांट सकते हो, 4 कैटेगरी में भी बांट सकते हो। पेश कौन कर रहा है इसके आधार पर बांटोगे तो 2 कैटेगरी में बांटोगे, और उस बिल के अंदर लिखा क्या है, उसका मुद्दा क्या है, उस कैटेगरी पे बांटोगे तो 4 पार्ट में बंट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम उसको 4 पार्ट में बांटे, इसको मैं हटा दूं दोस्तों। चलो, अभी हम उसको 4 पार्ट में बांटते हैं। 4 पार्ट में जो सबसे पहला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण विधेयक। इसके तो नाम में ही क्या लिखा हुआ है, साधारण, मतलब कुछ साधारण सी बात करेगा, ऑर्डिनरी बिल है। मतलब ये ऐसे मुद्दों की बात करेगा, मतलब ये ऐसे मुद्दों की बात करेगा जो वित्तीय मुद्दे नहीं हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स नहीं है, यानी कि वो बिल जो फाइनेंशियल मैटर्स की बात नहीं करता, ऐसा विधेयक जो वित्तीय मुद्दों की बात नहीं करता, उस विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण विधेयक, यानी कि ऑर्डिनरी बिल। फिर आता है दोस्तों कौन सा, मनी बिल, यानी कि धन विधेयक। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल, उसका नाम ही क्या है, मनी, तो वो तो मनी की बात करेगा ना। वो किसकी बात करेगा, वो धन की बात करेगा, मनी की बात करेगा, ठीक है। और कैसा मनी की बात करेगा, तो जो मनी बिल होता है वो बेसिकली किसकी बात करता है, कर व्यवस्था की बात करता है, यानी कि टैक्सेशन की बात करता है। साथ ही
सरकार कितना खर्चा जनता पे कर रही है उसकी भी वो बात करता है। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी बिल था, साधारण विधेयक, उसमें पैसे वगैरह की कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन जो मनी बिल है, धन विधेयक, उसके तो नाम में ही मनी है ना साहब, तो वो किसकी बात करता है? वो मुख्य रूप से दो चीजों की बहुत बड़ी बात करता है। एक तो टैक्सेशन यानी कि कर व्यवस्था, और दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक खर्च। इन दोनों पर जो है मनी बिल बात करता है। ठीक है, अब फिर आता है दोस्तों फाइनेंशियल बिल, जिसको हम कहते हैं वित्तीय विधेयक। जैसे ही दोस्तों ये बिल आता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि सर मनी का मतलब भी क्या होता है? मनी का मतलब भी पैसा होता है, और फाइनेंस यानी कि वित्तीय का मतलब भी क्या होता है? तो सर इसका मतलब भी पैसा होता है। तो दोनों में क्या फर्क है? क्या सुनिए, दोनों में फर्क है। जो मुद्दे मनी बिल में कवर नहीं हो पाते, पैसे से संबंधित जो मुद्दे मनी बिल में कवर नहीं हो पाते, वो फाइनेंशियल बिल में कवर होते हैं। अब बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? फाइनेंशियल बिल के बारे में क्या कह रहा हूं? पैसे से संबंधित, पैसे से संबंधित, संबंधित को अंग्रेजी में मैंने लिख दिया रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड वो टॉपिक्स, पैसे से रिलेटेड वो टॉपिक्स जो धन विधेयक में कवर नहीं हो पाए, जो धन विधेयक में कवर नहीं हो पाए, जो धन विधेयक में कवर नहीं हो पाए, जो धन विधेयक में कवर नहीं हो पाए। ठीक है, जो धन विधेयक में कवर नहीं हो पाए, उन्हें 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 वित्तीय विधेयक में कवर किया जाता है। उन्हें वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल में कवर किया जाता है। उन्हें वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल में कवर किया जाता है। उन्हें वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल में कवर किया जाता है। तो पैसे से संबंधित जो मुद्दे मनी बिल में कवर नहीं हो पाए, उन मुद्दों को हम फाइनेंशियल बिल में यानी कि वित्तीय विधेयक में कवर करेंगे। इतना बात क्लियर हुआ आप सभी को? वो क्या मुद्दे होंगे वो सब अभी आप छोड़ो, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चौथा दोस्तों, चौथा विधेयक क्या है? इसको हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर मुझे संविधान के अंदर कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बदलाव, कोई भी संशोधन करना है तो मैं इस बिल को लॉन्च करता हूं। तो हमने सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु के आधार पर कितनी कैटेगरीज में बिल्स को बांटा? 4। पहला ऑर्डिनरी बिल जो पैसे संबंधित बात को नहीं करता, दूसरा मनी बिल जो टैक्सेशन यानी कि कर व्यवस्था और पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक खर्च जैसे पैसों से संबंधित मामलों की बात करता है, फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक जो उन सारे पैसों संबंधित मामले की बात करता है जो मनी बिल में चर्चा में नहीं आ पाए थे, जो धन विधेयक में चर्चा में नहीं आ पाए थे, वो सब काय में आ जाते हैं? फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक में आ जाते हैं। चौथा क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसका उद्देश्य संविधान में अमेंडमेंट करना होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? ऑर्डिनरी बिल को उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बिल है दोस्तों? ऑर्डिनरी बिल है ना। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी स्टेज से गुजरते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि हर बिल किसी ना किसी स्टेज से गुजरता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो उसको टोटल कितनी स्टेज से गुजरना पड़ेगा? 5 स्टेज से। कोई भी साधारण विधेयक है उसे कानून बनने से पहले कितने चरण से गुजरना पड़ेगा? तो 5 चरण से जो है उसको गुजरना पड़ेगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो? प्रीलिम्स का फैक्ट है, रट लीजिए ना, 5 चरण से। अब ये दोस्तों 5 चरण कौन से होते हैं? तो अक्सर प्रीलिम्स के नाम पर इनको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं कोई प्रीलिम्स की बंदिश के तहत कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद को प्रीलिम्स में बांध सकता ही नहीं हूं, मैं उसको पूरा ही पढ़ा के मानता हूं। यही मेरा स्टाइल है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई सब्जेक्ट को प्रीलिम्स या मेंस के नजरिए से पढ़ाओगे तो वो अधूरा रह जाएगा। तो एक काम ही करो ना, अगर यूट्यूब पे कुछ पढ़ा ही रहे हो या कहीं भी कुछ भी पढ़ा रहे हो तो
आप उसके हर आयाम को कवर करो। ऐसा तो है नहीं कि हम सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, है तो सिलेबस के दायरे में ही, और पार्लियामेंट आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है, तो ये भी कहना गलत होगा कि ये चीज हमको पढ़नी नहीं है। आपने कैसे डिसाइड किया पढ़नी नहीं है? जब सिलेबस में लिखा है पार्लियामेंट तो पढ़नी तो है भैया पूरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें सबसे पहली रीडिंग सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं प्रथम पठन, यानी कि फर्स्ट रीडिंग। अब ये क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसके द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, ऑर्डिनरी बिल जो है वो एक मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बिल किसके द्वारा पेश किया जा सकता है, उस आधार पर बिल को दो कैटेगरी में बांटता हूं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी सामान्य विधेयक है, उसको किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? तो देखो, मंत्री भी उसको पेश कर सकता है और गैर मंत्री भी उसको पेश कर सकता है। मंत्री भी उसको पेश कर सकता है और गैर मंत्री भी उसको पेश कर सकता है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो बिल पेश होता है, सदन की अनुमति मांगी जाती है कि भैया अगर आपकी लीव ऑफ द हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, कि भैया आपकी अनुमति हो तो ये बिल मैंने पेश किया है, क्या मैं इस बिल का शीर्षक और उद्देश्य पढ़ लूं? क्या मैं इस बिल का टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लूं? तो फिर सामने से जो बैठे होते हैं उस हाउस के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि हाँ साहब शुरू करिए आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस स्टेज पे कोई भी चर्चा वगैरह होती नहीं है, क्योंकि बिल का क्या केवल टाइटल पढ़ रहे हैं और बिल का जो उद्देश्य है केवल वो पढ़ा जा रहा है, तो चर्चा का कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिल का टाइटल जैसे ही पढ़ लिया जाता है और बिल का उद्देश्य जैसे ही पढ़ लिया जाता है, तो भारत सरकार का जो गजट है उसमें उसको क्या कर दिया जाता है? प्रकाशित कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। अगर आप नहीं जानते हो व्हाट इज गजट ऑफ इंडिया, भारत का गजट क्या होता है, तो दोस्तों ये एक तरीके का सरकार का न्यूज़पेपर है। ये क्या है? गजट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय गजट क्या है? ये एक तरीके का सरकार का अखबार है। ये एक तरीके का क्या है? सरकार का अखबार है। सरकार किसी भी चीज को औपचारिक रूप से पेश करना चाहती है, ऑफिशियली वो उसको पेश करना चाहती है, तो उसका प्रकाशन, उसका पब्लिकेशन वो कहां कर देती है? गजट ऑफ इंडिया में। तो पहली स्टेज क्लियर हुई। ऑर्डिनरी बिल को कौन पेश कर सकता है? या तो मंत्री या फिर गैर मंत्री। जब भी बिल पेश होगा तो सबसे पहले लीव ऑफ द हाउस यानी कि सदन की अनुमति मांगी जाएगी, फिर उस बिल का जो टाइटल है उसको पढ़ेंगे, बिल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है उसको पढ़ेंगे। इस स्टेज पर चूंकि हम टाइटल और ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ रहे हैं तो इसीलिए चर्चा करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, नो डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाता है तो बिल को भारत का जो गजट नाम का अखबार है उसमें पेश कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर चाहें तो बिल का टाइटल वगैरह पढ़ने से पहले ही हम पहले से ही उसको गजट में पेश भी कर सकते हैं। समझिएगा आप मेरी बात को, ठीक है। मैंने बिल कोई पेश किया, पेश करने के बाद उसका शीर्षक पढ़ा, उसका उद्देश्य पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने जाके उसको गजट में प्रकाशित किया। लेकिन मैं ये भी कर सकता था कि मैं पहले से ही उसको गजट में प्रकाशित कर सकता था। गजट में प्रकाशित करवाने के बाद फिर मैं उसको हाउस यानी कि सदन के सामने लाता और कहता कि ये देखो मैं ये बिल लाना चाहता हूं, तो क्या मैं इसका टाइटल वगैरह पढ़ के बताऊं? तो जी हां, टाइटल वगैरह पढ़ के बताओ। उस टाइम पर फिर आपको सदन की अनुमति यानी कि लीव ऑफ द हाउस मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया आप बिना अनुमति गई तो गजट में छाप के लिए आए हो, तो अब काय की अनुमति मांग रहे हो? अब तो पढ़ो, शुरू हो जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों कौन सी रीडिंग होती है? उसके बाद तो होती है सेकंड रीडिंग। कौन सी रीडिंग होती है? उसके बाद होती है सेकंड रीडिंग, जिसको हम कहते हैं द्वितीय पठन। अब इसमें क्या होता है समझिएगा, ठीक है। सेकंड रीडिंग भी कितनी स्टेज में बटी हुई है? सेकंड रीडिंग भी दोस्तों 3 स्टेज में बटी हुई है। कितनी स्टेज में बटी है? 3 स्टेज में बटी है, ठीक है। पहली स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल डिस्कशन यानी कि सामान्य चर्चा। इसमें क्या होता है कि उस बिल की जो प्रिंटेड कॉपीज होती हैं, जो प्रिंटेड फोटोकॉपी आप होती है ना उस बिल की, वो सारे मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के सारे मेंबर्स के पास उसकी एक प्रिंटेड कॉपी पहुंचा देते हैं। भैया सब देखेंगे तभी तो पढ़ेंगे, नहीं तो एक ही कॉपी है तो सब कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद उस बिल का
उस बिल के जो सिद्धांत हैं, उस बिल के जो सिद्धांत हैं, उस बिल के जो प्रिंसिपल्स हैं, उस बिल में लिखी हुई जो मुख्य बातें हैं, उन पर क्या किया जाता है, उन पर डिस्कशन किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होता है। मतलब ये समझ लो, ये डिस्कशन करने की, चर्चा करने की पहली स्टेज है, जो कि सेकंड रीडिंग यानी कि द्वितीय पठन में पहली बार की जा रही है ना, क्योंकि सेकंड रीडिंग के अंदर भी 3 स्टेजेस हैं। तो यहां पर हम बिल के सिद्धांत और बिल के जो प्रावधान है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन, उन पे चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो सदन चाहे, यहां पर सदन का मतलब या तो लोकसभा भी हो सकता है या फिर राज्यसभा हो सकता है। पॉलिटी में हमेशा याद रखना है, अगर जब तक क्लियरली नहीं लिखा लोकसभा ही होगी, राज्यसभा ही होगी, तब तक बाय डिफॉल्ट आपको दोनों को मान के चलना है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, अगर सदन चाहे तो उस बिल को किसे दिखा सकता है, इन सबको दिखा सकता है। देखिए क्या है कि सीधे सीधे बिल के ऊपर विचार करने की प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है, अगर वो सदन, अगर वो हाउस चाहे तो। या फिर जो हाउस है, जो सदन है, वो चयन समिति के पास उसे भेज सकता है, सेलेक्ट कमिटी के पास भेज सकता है, या फिर उस बिल को जॉइंट कमिटी यानी कि संयुक्त समिति के पास भी भेजा जा सकता है, या फिर उस बिल पर जो है जनता का क्या राय है वो भी मांगी जा सकती है। तो अक्सर इस वाले को तो यूज करते नहीं है। ऊपर 3 में से कुछ हो सकता है कि बिल के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, केवल प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रोविजन पढ़े, सिद्धांत पढ़े, प्रावधान पढ़े, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उस हाउस को लग रहा है कि भाई ठीक है, सीधे चर्चा उठाते हैं इस पर डिटेल वाली, तो वो भी किया जा सकता है। या फिर चयन समिति के पास, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है, या फिर ज्वाइंट कमेटी यानी कि संयुक्त समिति के पास भी उस बिल को भेजा जा सकता है कि भैया आप भी देखो और आप अपनी राय दो। दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर ना काफी सारी कमिटीज होती हैं अलग अलग काम को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग कमिटीज नहीं बनाएंगे, सारे मिलकर एक जैसा काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट में बतेरे काम होते हैं, कई प्रकार के काम होते हैं, तो उनको करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, ठीक है भैया। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड रीडिंग में, द्वितीय पठन में हम दूसरी स्टेज पर आ जाते हैं। 3 स्टेज थी ना, दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, कमिटी स्टेज यानी कि समिति चरण। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा ना कि हमने या तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया बिल को, या फिर जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया बिल को। तो अब ये कमेटी क्या करती है, ये अब इसको क्लॉज बाय क्लॉज यानी कि धारावार, बिल्कुल हर एक लाइन को क्या करती है, ये कमेटी डिटेल में स्टडी करती है, ठीक है। ये कमेटी चाहे तो उस बिल में कुछ संशोधन करने हैं या नहीं, उसकी भी जो है सलाह दे सकती है, ठीक है। लेकिन आप संशोधन कर सकते हो बिल के अंदर, लेकिन बिल का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसको आप बदल नहीं सकते, नहीं तो पूरा बिल ही बदल जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये कमेटी क्या करेगी, पहले तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेगी, अच्छा ये लिखा है, ये बात, तो कमेटी कहेगी यार हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करवा सकते हैं, हम इसमें कुछ संशोधन करवा सकते हैं। तो कमेटी चाहे तो सलाह दे सकते हैं कि भैया ये सब बदलाव इसके अंदर होने चाहिए, तभी तो कमेटी को भेजा गया था, ठीक है। अच्छा, जब कमेटी उस बिल को पूरा जो उसका चिट्ठा खोल के देख लेती है, तो फिर कमेटी क्या करती है, उस बिल को किसके पास वापस भेज देती है, सदन के पास यानी कि हाउस के पास वापस भेज देती है। अब ये हाउस कोई भी हो सकता है, अगर लोकसभा में बिल पेश किया गया था तो लोकसभा को बिल वापस कर दिया जाएगा, अगर राज्यसभा ने बिल भेजा था तो राज्यसभा को बिल वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेटी ने अपना काम कर दिया। अब हम आ जाते हैं तीसरी स्टेज यानी कि सेकंड रीडिंग, द्वितीय पठन की तीसरी स्टेज पर हम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज में क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं विचार करने वाली स्टेज यानी कि कंसीडरेशन स्टेज। यहां पर क्या होता है, अब कमेटी ने अपनी सलाह मशवरा दे दिया है, सब कुछ हो चुका है, अब हाउस की बारी है, अब सदन की बारी है कि अब वो चर्चा करेंगे और वोटिंग करेंगे। अब क्या होता है, बिल की प्रत्येक लाइन पे चर्चा होती है हाउस के अंदर, सदन के अंदर, और प्रत्येक लाइन के ऊपर क्या करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है। मान के चलिए अगर बिल में दोस्तों 20 पॉइंट लिखे हैं, अगर बिल में टोटल 20 पॉइंट लिखे हैं, तो 20 पॉइंट पर अलग अलग चर्चा और 20 के 20 पॉइंट को अलग अलग वोटिंग करवा के अप्रूव करवाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, ठीक। अब एक बात जाननी आपको जरूरी है कि कमेटी ने अभी पिछली स्टेज में कुछ अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की सलाह दी थी, तो यह डिपेंड करता है उस हाउस के ऊपर, उस सदन के ऊपर कि वो कमेटी की सिफारिशों को माने
या फिर नहीं माने, ठीक है ना। मेंबर्स कैन प्रपोज इफ एक्सेप्टेड दे आर इंक्लूडेड, यानी कि यहां पर चलो आप कमेटी की बात तो छोड़ो, कमेटी को तो जो सलाह देनी थी, जो बदलाव करने थे, वो तो उन्होंने उसकी सलाह दे दी, ठीक है। कमेटी खुद से बदलाव नहीं कर सकती, वो केवल सलाह दे सकती है। लेकिन जब उस बिल की चर्चा हाउस के अंदर होती है, जब मेंबर्स उस पर चर्चा कर रहे होते हैं, कमेटी तो कर चुकी, अब वो तीसरी स्टेज में आया है, अब मेंबर्स यानी कि उस सदन के सदस्य उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो लोग भी चाहें तो अमेंडमेंट उसमें करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबकी सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो कमेटी केवल अमेंडमेंट करने की सिफारिश दे सकती है, परंतु उस सदन के जो सदस्य हैं, उस हाउस के जो मेंबर्स हैं, वो भी अमेंडमेंट करवा सकते हैं उस बिल के अंदर, लेकिन उसके लिए सबका बहुमत होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है तो मैंने बिल में बदलाव करवा दिया, सबकी सहमति होनी चाहिए, बहुमत होना चाहिए, तभी फिर वो बदलाव उस बिल के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं कहां पर, थर्ड रीडिंग पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं हम लोग, थर्ड रीडिंग की ओर जो है दोस्तों हम लोग आ जाते हैं। थर्ड रीडिंग में क्या लिखा है, थर्ड रीडिंग में क्या कहा है, देखो भैया, सेकंड रीडिंग तक पूरी चर्चा हो चुकी है, फर्स्ट रीडिंग में कोई चर्चा नहीं हुई थी, सेकंड रीडिंग में पूरी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। सेकंड रीडिंग के अंदर 3 स्टेज थी। पहली स्टेज में हमने केवल उसके सिद्धांत और प्रावधान, प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस पर चर्चा करी थी, वो भी डिटेल में नहीं। फिर हमने कमेटी के पास भेज दिया था, उन्होंने लाइन बाय लाइन उसको पढ़ा और कुछ अमेंडमेंट करने हैं या नहीं उसकी सलाह दी। उसके बाद उस हाउस ने पूरा उसको डिटेल में स्टडी किया, जो भी हाउस था, लोकसभा में बिल पेश हुआ था तो लोकसभा, राज्यसभा में बिल पेश हुआ था तो राज्यसभा, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट करने थे तो उन्होंने भी कर दिए। अब पूरी चर्चाएं जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग यानी कि तृतीय पठन में क्या होगा, अब जो है अंतिम स्वीकृति की बात होगी, फाइनल अप्रूवल की बात होगी कि भैया उस बिल को अपनाना है या उस बिल को कंप्लीटली अस्वीकार कर देना है, खारिज कर देना है। अब इसका फैसला होगा, ठीक है। आप तीसरी स्टेज पर आके किसी भी प्रकार का नया संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि भैया सेकंड स्टेज तक, सेकंड रीडिंग तक, द्वितीय पठन तक आपने कितने सारे अमेंडमेंट के मौके तो दिए गए। हमेशा अमेंडमेंट ही करते रहोगे तो फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कब कर पाओगे आप। तो यहां पर फिर अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। अब तो सीधे बात होगी कि या तो यस या फिर नो, ठीक है। अगर उस हाउस के अधिकतर मेंबर्स ने, अगर उस हाउस के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने, अधिकतर सदस्यों ने अप्रूव कर दिया कि जी हां हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो जाए, यह विधेयक पारित हो जाए, तो वो पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कह दिया कि जी नहीं हम नहीं चाहते कि बिल पास हो, तो वो बिल पास नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहीं का वहीं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ठीक है। ये जो शब्द है ना प्रेजेंट एंड वोटिंग, मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य, ये पता है मैंने कहां पढ़ाया था? आप मेरे इसी पॉलिटी की सीरीज का, आप मेरी इसी पॉलिटिक्स की सीरीज का शुरुआत के 10-20 लेक्चर में देखना, उस लेक्चर का टाइटल ही होगा टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत के प्रकार। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार। मैंने इतना शानदार ऐसा धागा खोला है ना, बाल की खाल। लक्ष्मीकांत तो चर्चा ही नहीं कर, लक्ष्मीकांत की बुक में वो चर्चा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इतना कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। उसकी पूरी बाल की खाल निकाली थी, आप जाके देखना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो भैया इस थर्ड रीडिंग में बिल या तो पास हो जाएगा या तो बिल नहीं पास हो पाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये लेकिन एक ही हाउस ने काम किया है, ये पूरा काम अभी केवल किस हाउस में हुआ है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। अब या तो बिल पास हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया, तो वो फिर कहां जाएगा? दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। वो फिर कहां जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा, और फिर से फर्स्ट से लेकर थर्ड तक सारी रीडिंग जो है क्या होंगी? रिपीट होंगी। कहां पर? सेकंड हाउस में। एक तो फर्स्ट हाउस में भैया पहले सदन में अलग प्रोसेस चलेगी, फिर सेकंड हाउस में जाएगा तो फिर वहां पर सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। वो भी तो शुरू से काम करेंगे ना साहब। ऐसा तो नहीं है कि भैया 3 रीडिंग पहले हाउस ने कर ली तो दूसरा हाउस कुछ नहीं करेगा, 3 रीडिंग पहले हाउस ने करी है तो दूसरा हाउस भी भैया 3 ही रीडिंग करेगा, ठीक है ना। तो फिर वो सेकंड हाउस के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखो चौथी स्टेज क्या है? चौथी स्टेज में मैंने आपसे कहा
कि बिल कहां पहुंच जाएगा, सेकंड हाउस में, यानी कि जो विधेयक है अब वो दूसरे सदन में पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा में बिल की शुरुआत हुई थी, लोकसभा में विधेयक को पेश किया गया था, तो अब वो राज्यसभा के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, जब वो राज्यसभा के अंदर प्रवेश करेगा तो वापस से 3 चरणों से गुजरेगा, वापस से वो तीनों रीडिंग से गुजरेगा जो रीडिंग पहले लोकसभा वाले कर चुके हैं। क्या इतना आप सभी को क्लियर हुआ? वापस होंगी वो रीडिंग्स। ठीक है, अब जब ये तीनों रीडिंग पूरी हो जाएंगी तब 4 विकल्प खड़े हो जाएंगे। कितने विकल्प? 4 विकल्प खड़े हो जाएंगे। पहला विकल्प क्या है? जैसा लोकसभा ने पास किया था वैसे का वैसा ही राज्यसभा भी पास कर दे, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अमेंडमेंट ना करे। या फिर राज्यसभा के पास विकल्प होगा कि जैसा लोकसभा ने पास किया था राज्यसभा ने उसके अंदर क्या कर दिए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, कुछ बदलाव कर दिए हैं, कुछ संशोधन कर दिए हैं। या फिर राज्यसभा पूरी तरीके से उस बिल को क्या कर सकती है, अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर सकती है। या फिर राज्यसभा उस बिल को अपने पास पेंडिंग रख सकती है, लंबित रख सकती है। एग्जाम्पल के लिए राज्यसभा बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर लोकसभा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि बिल जब पेश हुआ तो किस हाउस में पेश हुआ, तो उस हाउस में पेश होने के बाद ही ना वो सेकंड हाउस में जाएगा। अब वो सेकंड हाउस लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से पहले लोकसभा में था, फिर राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा या तो उस बिल को ऐसे का ऐसा ही पास कर देगी, या फिर राज्यसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट संशोधन करेगी, या फिर राज्यसभा उस बिल को कंप्लीट रूप से अस्वीकार कर देगी, या फिर राज्यसभा उसे अपने पास क्या रखेगी, लंबित रखेगी, पेंडिंग रखेगी। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, अच्छा आप देखें, ठीक है, आप देखें, अगर मान के चलिए राज्यसभा ने उसको कर दिया रिजेक्ट, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि लोकसभा ने बिल को कर दिया था क्या, पास, और राज्यसभा ने बिल को क्या कर दिया है, रिजेक्ट। तो एक कह रहा है हां और दूसरा कह रहा है ना। इसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, गतिरोध यानी कि डेड लॉक, कि मामला फंस गया है, फैसला नहीं हो पा रहा कि ना के साथ जाएं या हां के साथ जाएं। ठीक है, और ये कब हो सकता है, ये तब भी हो सकता है कि राज्यसभा के पास अभी 4 विकल्प थे कि वो चाहे तो बिल को अपने पास क्या रख सकता है, पेंडिंग रख सकता है, लंबित रख सकता है। तो अगर राज्यसभा ने 6 महीने तक बिल अपने पास ही रखा रहा, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब ही ये है कि राज्यसभा उसको पास करना चाहती ही नहीं है। तो वापस से वही सिचुएशन हो गई कि लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा ने पास नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो गया, गतिरोध हो गया, डेडलॉक हो गया। लेकिन अगर लोकसभा ने भी पास नहीं किया, राज्यसभा ने भी पास नहीं किया, तो क्या कोई डेडलॉक हुआ? कुछ नहीं हुआ। साफ चिट्ठा है कि दोनों ही नहीं चाहते, बिल खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो क्या कोई गतिरोध हुआ, कोई डेडलॉक हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि बिल पास हो जाए, तो बिल पास हो जाएगा। डेडलॉक कब आता है, गतिरोध तब उत्पन्न होता है जब एक ने कह दिया हां और दूसरे ने कह दिया ना, या फिर दूसरा वाला ना कह के उस बिल को अपने पास 6 महीने तक रोक के रखे, तो वो भी दूसरा ही तरीका है ना बोलने का, है ना। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, गतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमको दोस्तों क्या बुलानी पड़ेगी, ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी। ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है, लोकसभा में हम मोटा मोटा मान लेते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 500, मोटा मोटा मान लेते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में मोटे मोटे कितने सदस्य हैं, हम मान लेते हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं 240 मान लेते हैं। ठीक है ना, 250 भी मान सकते थे, एग्जाम्पल ले रहे हैं सरलता के लिए। ज्वाइंट सिटिंग जब दोस्तों होती है तो दोनों के मेंबर्स साथ में बैठते हैं। अब मुझे बताओ, जब दोनों मेंबर साथ में बैठेंगे तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 740। अब फैसला किस तरफ झुकेगा, आधा +1। 740 का आधा कितना होता है, 350, और 20 370, 370 +1 यानी कि 371 लोग जो कहेंगे, इन 740 में से 371 लोग जो कहेंगे उसी का पालन होगा। आप खुद देखिए, 371 की बात कर रहे हो, 500 लोग तो लोकसभा के ही आ रहे हैं,
तो जब भी संयुक्त बैठक बैठती है तो हमेशा पलड़ा किसका भारी होता है? लोकसभा। जो लोकसभा ने गाड़ी घुमा दी वैसा ही संयुक्त बैठक का परिणाम आता है, वैसा ही आउटकम ज्वाइंट सिटिंग का आता है। दोस्तों इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई अच्छी तरीके से? चलिए बहुत बढ़िया बात। अब एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो भैया ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात और मेरी आप सुन लीजिए कि ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है इसकी अध्यक्षता यानी कि इसका जो हेड है वो कौन बनता है इस मीटिंग का, है ना? अध्यक्षता को वैसे अंग्रेजी में प्रेसिडेंसी कहते हैं। कि इस मीटिंग को करवाता कौन है? इस मीटिंग को बुलाया किसने है? प्रेसिडेंट ने। लेकिन इस मीटिंग को करवाएगा कौन? तो इस मीटिंग को करवाता है लोकसभा का अध्यक्ष। इस मीटिंग को कौन करवाता है? लोकसभा का अध्यक्ष करवाता है, लोकसभा का स्पीकर करवाता है। ठीक है, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। अब दोस्तों 4 स्टेज कंप्लीट हो गई। मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था कि कोई भी साधारण विधेयक है, कोई भी साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, वो 5 स्टेज से गुजरेगा। 4 हो चुकी हैं, 5वीं पर हम लोग आ जाते हैं। 5वीं स्टेज क्या है? अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने बिल को पास कर दिया तब 5वीं स्टेज आती है दोस्तों। ठीक है ना? पहले तो मैं वो ही लिख देता हूं, क्योंकि अगर लोकसभा राज्यसभा ने बिल को पास ही नहीं किया तो प्रेसिडेंट तक पहुंचेगा क्या? सीधी सी बात है कि नहीं? तो क्या बोल रहा हूं, ये 5वीं स्टेज सिर्फ तभी आती है जब विधेयक दोनों सदन, जब विधेयक दोनों सदन के द्वारा, दोनों हाउस के द्वारा पास कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा ने क्या कहा? पास। और राज्यसभा ने भी क्या कहा? पास। तो दोनों ने पास किया तो बिल कहां पहुंच जाएगा? 5वीं स्टेज प्रेसिडेंट के सामने पहुंच जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा ने कहा था पास, राज्यसभा ने कहा रिजेक्ट, मना कर दिया, लेकिन फिर मामला फंस गया, एक हां कह रहा है एक ना कह रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बुलाई गई? संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा के पलड़ा भारी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और ज्वाइंट सिटिंग का फैसला भी क्या आया? हां, कि पास किया जाए। लोकसभा पास, राज्यसभा रिजेक्ट, मामला फंसा, ज्वाइंट सिटिंग हुई, ज्वाइंट सिटिंग का फैसला क्या आया? पास। तो भी बिल पास माना जाएगा, तो भी बिल किसके पास पहुंचेगा? प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा ने भी क्या कह दिया? रिजेक्ट, और राज्यसभा ने भी क्या कह दिया? रिजेक्ट, तो फिर बिल प्रेसिडेंट के पास यानी कि 5वीं स्टेज में पहुंचेगा है ही नहीं। इतना डीप में, इतना सरल से मैं आपको पता है क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ा तो सबने है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ना के बराबर लोगों के क्लियर हैं। क्योंकि आप डीप में एक एक लेक्चर में दोस्तों पूरे पूरे टॉपिक, मैं समझता हूं भाई मैं पार्लियामेंट का कौन सा 12-13 नंबर का पार्ट ले रहा हूं, 2-2 लेक्चर में लोगों को मैंने पार्लियामेंट निपटाते हुए देखा है। तो भैया मैं तो ये मान के चलता हूं ना कि मुझसे जो पढ़ रहा है मुझे उसके बारे में नहीं पता, हो सकता है उसको कोई ज्ञान ना हो पॉलिटी का, तो मुझे तो उसी संदर्भ में पढ़ाना पड़ेगा कि जैसे सामने वाले को कुछ नहीं आता तो मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा। इस चक्कर में उनका भी फायदा हो जाता है, जिन्होंने पहले पढ़ा तो था लेकिन अब भूल गए हैं तो उनका भी रिवीजन हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, तो फिर प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंच गया। अब प्रेसिडेंट के पास जब कोई बिल पहुंचता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट के पास जो है 3 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 3। या तो प्रेसिडेंट चुपचाप उस बिल को क्या कर दें? अप्रूव कर दें और बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट उस बिल को जो है रोक दें। रोक दें मतलब कुछ नहीं, रिजेक्ट ही होता है। ठीक है, रिजेक्ट, रोक देने का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट, कि प्रेसिडेंट ने मना कर दिया अपने हस्ताक्षर करने के लिए, अपने सिग्नेचर करने के लिए। या फिर तीसरा विकल्प क्या है कि प्रेसिडेंट ना तो हां कर रहे हैं ना रोक के उसको मना कर रहे हैं, प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? बिल को रिटर्न कर रहे हैं। बिल को रिटर्न कर रहे हैं यानी कि वापस लौटा रहे हैं किसके पास? लोकसभा और राज्यसभा के पास। और क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भैया एक बार अपने बिल को वापस से क्या कर लो? जांच लो। तो फिर लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को जांचती हैं और लोकसभा राज्यसभा चाहें तो उसमें कोई बदलाव करेंगी, ना चाहें तो कोई बदलाव नहीं करेंगी, वापस प्रेसिडेंट को लौटा देंगी।
बस इतना याद रखना है कि जब भी प्रेसिडेंट के पास बिल वापस लौट के आएगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास तीसरा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, प्रेसिडेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ने बिल रिटर्न किया, लोकसभा राज्यसभा की इच्छा है, वो उसमें कुछ बदलाव करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें, वो वापस से बिल को लौटा देंगे प्रेसिडेंट के पास। तो इस परिस्थिति में फिर प्रेसिडेंट को उस बिल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी, अपना अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों केस में जो बिल है वो अधिनियम का रूप ले लेगा, एक्ट बन जाएगा। परंतु इसमें तो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो यहां पर फिर वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, पक्की बात। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के पास केवल और केवल कौन सी वीटो शक्ति है, सस्पेंसिव वीटो है, कि वो उसको रोक सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, उसके अलावा वो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये वीटो वीटो का टेंशन मत लो, जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो प्रेसिडेंट की सारी वीटो शक्तियां हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप इसका लोड बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक काम करता हूं अगले लेक्चर से, है ना, अगले लेक्चर से मैं, लेकिन बस ये देख रहा हूं कि क्या मनी बिल इस लेक्चर में हो जाएगा। मनी बिल हो जाएगा दोस्तों, आराम से इस लेक्चर में मनी बिल हो जाएगा, इकट्ठा निपटा देते हैं, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। ठीक है, मनी बिल को एक बार हम रिवाइज कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद में मनी बिल का जिक्र किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मनी बिल का जिक्र किया गया है? धन विधेयक का जिक्र किया गया है आर्टिकल 110 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सिंपल प्रश्न आएगा। और मनी बिल में हम लोगों ने अभी बात कर ली है कि मनी बिल में कौन कौन से मैटर शामिल किए जाएंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मनी बिल में कौन कौन से मैटर शामिल किए जाएंगे। मैंने आपको 2 मैटर तो बता ही दिए थे, आपको सारे रटने की जरूरत नहीं है, मुख्य वाले रट लीजिए। मनी बिल यानी कि धन विधेयक के अंदर कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन की बात की जाती है। उसके बाद केंद्र सरकार ने कितनी उधारी ले रखी है, केंद्र सरकार ने कितना पैसा उधार ले रखा है, इसका जिक्र भी किसके अंदर होता है? मनी बिल के अंदर, धन विधेयक के अंदर होता है। उसके बाद अगर हमको कोई भी पैसा कॉन्सोलिडेट फंड से निकालना है यानी कि भारत की संचित निधि, या फिर जो आकस्मिक निधि होती है कंटिंजेंसी फंड जो किसी आपदा के लिए बनाया जाता है, अगर इन दोनों में से पैसा निकालना है तो उसकी चर्चा भी किस में होती है? मनी बिल यानी कि धन विधेयक में होती है। ठीक है, उसके बाद इसको आप अभी टेंशन में मत लीजिए, ये शब्द ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं इसी पार्लियामेंट चैप्टर में आपको बजट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप नीचे वाले पॉइंट की टेंशन मत लें, केवल आप शुरू के 3 पॉइंट जो है आप याद रखें। कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन, केंद्र सरकार ने कितनी उधारी ले रखी है, और जब भी हमको भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि कॉन्सोलिडेट फंड या कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालना होता है, तब भी हम जो है मनी बिल का उपयोग, धन विधेयक का उपयोग करते हैं। ये सब आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन जब मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मनी बिल के अंदर आप क्या शामिल नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी बिल को मनी बिल नहीं कह सकते, आप किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं कह सकते। पता है कब? जब आपने उसके अंदर किसी प्रकार का जुर्माना की बात करी है, या फिर आपने उसमें किसी प्रकार की फीस या शुल्क की बात करी है, या फिर कोई लोकल टैक्स यानी कि स्थानीय कर की बात करी है। नहीं, आपको मनी बिल के अंदर जो इंडिया लेवल पर टैक्स का सिस्टम चलता है उसकी बात करनी पड़ेगी, तभी मनी बिल को अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, अगर आप वही छोटे मोटे जुर्माने, टैक्स, फाइन, इन सब की बात करोगे तो फिर उसको मनी बिल का दर्जा दिया ही नहीं जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मनी बिल को मनी बिल का दर्जा कौन देता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सुनिए कि मनी बिल को मनी बिल का दर्जा कौन देता है। ठीक, सुनिएगा, लोकसभा का स्पीकर दर्जा देता है, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, कि कौन सा बिल मनी बिल है, कि कौन सा बिल मनी बिल है, कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है। और एक बार जो स्पीकर ने कह दिया, आप उसके फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। ये बिल आया और लोकसभा के स्पीकर ने पढ़ा, बोले अच्छा ये बात है,
तो इसके सारे मुद्दों को पढ़ते हुए लोकसभा ने कहा कि मैं अपना जो है साइन कर रहा हूं, और साइन करने के बाद मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि यह बिल एक मनी बिल ही है। दिस बिल इज अ मनी बिल, यह एक धन विधेयक ही है। पक्की बात समझ में आई? और अगर स्पीकर ने उस पर लिख दिया कि भैया ये मनी बिल नहीं है, तो फिर उसको मनी बिल नहीं माना जाएगा। तो लोकसभा के स्पीकर के फैसले पर निर्भर करता है कि वो धन विधेयक होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि मनी बिल की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, मनी बिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जो आपने ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक पढ़ा था, उसे आप लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी पेश कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आप मनी बिल को केवल कहां पेश कर सकते हो? लोकसभा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लोकसभा में भी आप कब पेश करोगे? जब आप प्रेसिडेंट से अनुमति ले लोगे। प्रेसिडेंट से पहले अनुमति लो, उसके बाद ही लोकसभा में मनी बिल पेश हो सकता है। राज्यसभा का तो कोई भी रोल है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आपने पीछे पढ़ा था कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक, उसे एक मिनिस्टर और नॉन मिनिस्टर यानी कि मंत्री और गैर मंत्री कोई भी पेश कर सकता है। लेकिन जो मनी बिल है ना, वो एक तरीके का गवर्नमेंट बिल ही है। क्यों? क्योंकि इसे एक मंत्री ही पेश कर सकता है, एक गैर मंत्री इसे पेश नहीं कर सकता, ठीक है। अब सुनिए, राज्यसभा में वो भले ही पेश नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में जाता जरूर है, ठीक है। जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देती है, जब लोकसभा धन विधेयक को पास कर देती है, पारित कर देती है, तो वो राज्यसभा में जाता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, सिर्फ औपचारिकता के लिए जाता है। क्या कहा? कि सिर्फ औपचारिकता के लिए धन विधेयक राज्यसभा में जाता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, क्योंकि राज्यसभा का कोई भूमिका है ही नहीं मनी बिल के केस में, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा चाहे तो थोड़ी सलाह वाला दे सकती है, लेकिन लोकसभा की मर्जी है उसको माने या ना माने। मतलब राज्यसभा की कोई इज्जत ही नहीं है मनी बिल के रेफरेंस में, ठीक है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर बिल को रिटर्न करना पड़ता है। राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है सोच विचार करने का? 14 दिन का, ठीक है। लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता राज्यसभा 14 दिन के बाद भेजे, 14 दिन के अंदर भेजे, राज्यसभा मंजूर करे, राज्यसभा मंजूर ना करे, मनी बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मनी बिल है वो केवल और केवल लोकसभा की हां और लोकसभा की ना पर ही निर्भर करता है। क्या ये आपको बात समझ में आई? तो राज्यसभा की कोई भी वैल्यू नहीं है मनी बिल के संदर्भ में। इतना क्लियर हुआ? पक्की बात? ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो उसके बाद क्या हुआ? फिर वो बिल किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी बिल में तीन केस थे। जो प्रेसिडेंट साहब थे उनके पास साधारण विधेयक में कितने विकल्प थे? या तो क्या कर दो, हां कर दो, या फिर क्या करके रखो, रोक कर रखो। और रोक कर रखने का मतलब क्या है? ना। या फिर आप बिल को क्या कर दो, तीसरे विकल्प के रूप में रिटर्न कर दो, ठीक है। अब क्या होगा? मनी बिल कभी भी रिटर्न नहीं हो सकता। मनी बिल कैन नेवर बी रिटर्न। मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे सर ये क्या जबरदस्ती है? मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल को रिटर्न प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लाइन याद करो, जब लोकसभा के अंदर धन विधेयक को पेश किया था, मनी बिल को पेश किया था, तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद ही तो पेश किया था। तो जब हम तुम्हारी परमिशन पहले ही ले चुके हैं, तो तुम वापस हमको रिटर्न क्यों कर रहे हो? हमने तुमसे ही पूछ के तो बिल पेश किया था। तो तुमसे ही पूछ के बिल पेश किया है, तो तुम हमको रिटर्न काहे को कर रहे हो? तो रिटर्न का ऑप्शन जो है वो मनी बिल में खत्म हो जाता है। या तो प्रेसिडेंट मनी बिल को हां कह सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट मनी बिल को ना कह सकते हैं। ये दो ही विकल्प हैं। अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक। बस इतनी बात याद रखना कि मैं पीछे का पूरा रिवाइज नहीं करवाऊंगा। अगले लेक्चर में सीधे मैं वित्तीय विधेयक फाइनेंशियल बिल के साथ शुरू कर दूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि पिछले लेक्चर्स को आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।